हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का होम ग्राउंड है। यहीं पे ऑकलैंड के सारे होम मैचेस होते हैं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो सुपर मैच ख़त्म हो चुका है और जो फोर्थ ट्रॉफी पॉज था वो आज से शुरू होने वाला है। तो 2020 के माहौल से बाहर आके हमें अभी 50 ओवर के माहौल में घुसना है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं दोनों ही टीमों में, काफ़ी सारे चेंजेस होंगे मैचेस में। तो सब कुछ हम आगे बात करेंगे। अगर आपने सुपर स्मैश सही से फॉलो करे होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखे ही होंगे कि क्या हालत चला था ऑकलैंड का। स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा फिर भी बेटर खेली थी, लेकिन मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी नॉकआउट रन के लिए, वो अलग बात है, लेकिन बेटर टीम थे। T20 वो तो है T20 के मामले में। और अभी अगर हम लिस्ट ए मतलब 50 ओवर मैचेस की बात करें तो दोनों टीमें अभी के लिए आखिरी 2 पायदान पर बैठी हुई है, ठीक है। और बाकी हैं शायद 4 ही मैचेस इस सीज़न के, उसके बाद नॉकआउट मैचेस राउंड शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों को ही अभी जीत की डेस्परेटली ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक टीम फिर से अपने बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स को मिस करने वाली है और दूसरी टीम के पास एक से बढ़कर एक प्लेयर जो है वापस आने वाले हैं। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें, हालांकि आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा कि ऑकलैंड यहाँ पर 4-1 से आगे चल रही है। इस ग्राउंड पे भी ऑकलैंड के रिकॉर्ड्स जो हैं अच्छे रहे हैं, लेकिन इस सीज़न में उसका कोई इफेक्ट ऑफ कोर्स नहीं पड़ा है। स्पेशली बॉलिंग की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आ रही है ऑकलैंड की टीम। बहुत सारे मेन प्लेयर्स वैसे भी नहीं खेल रहे हैं और जिनके ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपना बॉलिंग का जो लाइनअप है बनाया वो भी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो बातें करते हैं आगे हम। अब ये आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये फिक्सचर जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है जब बात आती है 50 ओवर मैचेस की, ठीक है। मतलब जो भी टीम जीती है एक तरफा जीती है यहाँ पे, चाहे वो बॉलिंग से हो, मतलब चेस करके हो, या फिर बैटिंग फर्स्ट करके हो, जो भी हो। जो भी टीम जीती है एक मैच, जो आखिरी मैच हुआ था उस मैच को छोड़कर हमेशा ही यहाँ पर हमें एक्सट्रीम मैचेस देखने को मिले हैं। नोटिस करो, ये है 2018-19 सीज़न का या फिर 17-18 सीज़न का फाइनल होगा ये। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 197 पर निपट गई। यंग ब्रूस ब्रेसवेल इन्होंने रन बनाया। बॉलिंग से चैपमैन, लॉकी फर्गूसन इस फिक्सचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखे हैं ऑकलैंड के होकर। साथ में लिस्टर के विकेट। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, कितनी आसानी से चेस कर लिया देखिए। और 201 रन इन्होंने बना लिया। लगभग 17-18 ओवर बाकी थे। फिलिप्स और चैपमैन ने बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करे और ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। तो यहाँ पर भी एक वन साइडेड मैच देख सकते हैं। उसके बाद अगला मैच देखेंगे तो, और ये है पहला मैच जो ऑकलैंड पे हुआ है। इस जो 5 मैचेस यहाँ पर लिस्टेड है उनमें से, अच्छा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जीती थी, ठीक है। 295 उन्होंने बनाया, जिनमें से कॉमन प्लेयर्स में से अभी कोई अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड 125 पर निपट गई। व्हीलर इन्होंने 4 विकेट निकाला था, यहाँ पर भी इनके 2 विकेट थे, साथ में रांस वगैरह ये कुछ विकेट टिकट्स थे। तो व्हीलर जब यहाँ पर खेले थे पहली बार तो उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ है यहाँ पर, जो पहला मैच यहाँ पर लिस्टेड है ऑकलैंड पे। अच्छा, नेक्स्ट मैच। अच्छा, एक चीज़ आपको नोटिस करने मिल जाएगा कि ऑकलैंड ओवरऑल तो आपने देखा है डोमिनेट करी है, लेकिन जो मैच वो हारे हैं ना, वो ऑकलैंड पे ही वो हारे हैं, ठीक है। ऑकलैंड पे शायद ये यहाँ पे जितने मैचेस लिस्टेड उनमें से शायद 2 मैचेस हुए हैं, उनमें से एक वो हारे हैं, एक वो जीते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हुआ था लिंकन पे। यहाँ पर फिर से सामने वाली टीम को 226 पर निपटा दिया, जो भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। 10 विकेट निकाले सामने वाली टीम से। ब्रूस क्लार्कसन का शतक था यहाँ पे। बेन लिस्टर यहाँ पे विकेट टेकर रहे थे और दनरू फंड्स। ऑकलैंड चेस कर गई और वही 5 ओवर रहे थे। रन बनाने वाले प्लेयर्स में से बेन हॉर्न, सिन सोलिया और ग्रेम बेगिन, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। थर्ड मैच, ये मैच हुआ था ऑकलैंड पे, ये भी मैच हुआ था ऑकलैंड पे, यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी। अच्छा, ये मैच देखिए, ऑकलैंड ने बनाया 271, फिर से सिन सोलिया। और ये जो बॉलर्स हैं इनमें से सिर्फ अजाज पटेल, टिकनर अवेलेबल हैं और रॉबर्ट ओडोनल के रन हैं। मतलब जो 2 मैच आखिरी जो हुए हैं ऑकलैंड पे नहीं, यहाँ पर सोलिया के रन्स थे, रॉबर्ट ओडोनल के रन्स थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 1 साइड हार गई। फिर से ब्रूस के रन्स हैं, क्लार्कसन के परफॉर्मेंसेस हैं और फर्ग्यूसन ने यहाँ पर लीड किया। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्ग्यूसन का इस फिक्सचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। साथ में लिस्टर, सोलिया के विकेट्स भी हैं। एकमात्र मैच है इस फिक्सचर में जो आखिरी 5-6 मैचेस में हम कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर मामला 1 साइडेड नहीं गया, ठीक है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 282, वार्कर, विगिन्स, क्लार्कसन। ये मैच हुआ था न्यू प्लाईमाउथ में। ऑकलैंड यहाँ पर मैच जीती थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद फिर से रॉबर्ट ओडोनिल और बेन हॉर्न के यहाँ पर आपको परफॉर्मेंसेस दिख जाएंगे।
ठीक है। तो ये मैच ऑकलैंड जीती थी और 4-1 से वो आगे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो नोटिस करने मिल रही है कि ऑकलैंड के बैटिंग से हमें यहाँ पर हमेशा ही नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर से हमेशा परफॉर्मेंसेस आए हैं। एक और चीज़ जो है कि एक ही मैच शायद होगा जहाँ पे ऑकलैंड का बैटिंग कोलैप्स हुआ हो, ये वाला, नहीं तो उस तरह से हमें बैटिंग कोलैप्स ऑकलैंड की तरफ से कभी देखने को मिलता नहीं है। सेंट्रल इसी तरफ से हालांकि हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 226 कम स्कोर ही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार, ठीक है। लेकिन ऑकलैंड की तरफ से यहाँ पर एक ही बार हुआ है जब बैटिंग कोलैप्स वगैरह हुआ था, बस इतना ही। बाकी तो मैं बहुत पहले से ही कहता हूँ कि न्यूजीलैंड के मैचेस में आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी या ज़्यादा ट्रेंड वगैरह ढूंढ नहीं सकते, तो वो भी एक बात है। लेकिन जो हमें मिल रहा है वो है ये कि ये फिक्सचर एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है, ठीक है। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे जो आपके सामने कॉमनली आ रहे हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है ना कि इस फिक्सचर में मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स का रोल जो है ज़्यादा रहा है दैन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। मेरे ख्याल से एक ये इनिंग्स था जो हे ने खेला था, 90 बनाया था, यही एकमात्र इनिंग्स है जहाँ पर किसी ओपनर ने 50+ ही बनाया होगा। एक बहुत ही मेजर परफॉर्मर का आपको यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिख रहा है और वो है जॉर्ज वार्कर, ठीक है। एक भी मैच पे यहाँ पर आपको उनका नाम देखने को तो नहीं मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ से अगर आप नोटिस करेंगे कि सेंट्रल डिशेस का बैटिंग भी कई बार कोलैप्स हो चुका है। और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर से जो मैंने आपको बताया, तो नोटिस करो, ये देखो मिडिल ऑर्डर लो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन फिलिप्स आप कह सकते हैं, ठीक है, टॉप 3-4 में ही आते हैं। चैपमैन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। उसके बाद ये एक ओपनर थे और यही शायद एक लौते ओपनर है जिन्होंने यहाँ पर 50+ कुछ बनाया होगा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर से रन आए, यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर से रन आए। सोलिया पहले क्योंकि ओपनिंग करते आते नहीं थे, यहाँ पर फिर से सोलिया, ओडोनेल मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, ये सारे के सारे मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। और ये जो आखिरी मैच है यहाँ पर विगिंस जो थे ये भी ओपनर थे। तो दोनों ही बार जो ओपनर्स के नाम आए हैं वो सेंट्रल डिश की तरफ से ही आए हैं, लेकिन वो वार्कर नहीं है, कोई और। वार्कर का यही हाई स्कोर है 32। बाकी क्लार्कसन तो कई बार आपने देखे हैं, रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न, ये सब तो हैं ही, ठीक है। तो यही है जो मैं बताना चाहता था कि जहाँ पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के रोज़ काफ़ी आए हैं। 2 इनिंग्स हमने देखे हैं जहाँ पर 2 बार किसी ओपनर बैट्समैन ने रन बनाया है और दोनों ही बार वो सेंट्रल डिशेस के ही ओपनर रहे हैं, लेकिन वो जॉर्ज वार्कर कभी भी नहीं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो बेन हॉर्न आपको दिखेंगे, बहुत ही अच्छा औसत है इनका। 4 बार उनको बैटिंग मिली है, उनमें से 2 बार उन्होंने 50+ बनाया हुआ है और औसत भी ठीक ठाक है। ग्लेन फिलिप्स भी ठीक ठाक आप कह सकते हैं। सिन सोलिया, सारे के सारे यहाँ पर उनके नाम हैं। सेंट्रल डिशेस के होकर जॉर्ज वार्कर 39 का औसत है। डिस्पाइट, मतलब ये जो शतक है ये बहुत पुराना है, मतलब 7 मैच खेलने के बाद। रिसेंट मैचेस में तो उनके कोई रन्स नहीं है, ये आपने देख ही लिया। और वहाँ पर वो नॉट आउट भी थे, इसी दिन का 39 का औसत चल रहा है, नहीं तो शायद और भी कम होता। टॉम ब्रूस उसके बाद 74 का एवरेज है उनका। विल यंग 68, क्लार्कसन, सबके सब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं सेंट्रल डिशेस की बैटिंग से। लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलता है। और रिसेंट मैचेस में तो कभी भी नहीं, मतलब ये शायद और भी पुराने मैचेस होंगे जहाँ पर इन्होंने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया होगा। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि ऑकलैंड की तरफ से ये जो बैट्समैन हैं सारे के सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। सिर्फ ग्लेन फिलिप्स को अगर आप चाहो तो समझ सकते हो कि नहीं, टॉप 3 में आ सकते हैं ये। और सेंट्रल डिश की तरफ से भी वार्कर एकमात्र ओपनर है जिनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी पुराना रहा है, और बाकी के सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। बॉलिंग में बात करी जाए तो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सिर्फ बेन लिस्टर का ही नाम को देखने को मिलेगा, बहुत खास कुछ नहीं है। सेंट्रल डिश की तरफ से बेन व्हीलर, ये आज के मैच में, मतलब कल के मैच में खेलेंगे। काफ़ी दिनों के बाद इंजरी से बाहर ये आए हैं और औसत अगर आप देखेंगे इनका 3 मैच में 9 विकेट, सिर्फ 9 का औसत है। मतलब ऐसा औसत अगर T20 में भी रहता है ना तब भी बहुत बड़ी बात होती है, ये तो फिर भी 50 ओवर क्रिकेट है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका। और जॉर्ज वार्कर जब बॉलिंग करवाते थे, कभी भी करवाते हैं, ज़्यादा नहीं, जब अगर ज़रूरत पड़े तो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। अब इस ग्राउंड के बारे में बात करी जाए तो सिन सोलिया, जो मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप ऑकलैंड में सिन सोलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वो हमेशा ही करते रहते हैं। इनमें से बाकी और कोई भी प्लेयर्स इनमें से अवेलेबल नहीं हैं। और बॉलिंग में भी सिन सोलिया का नाम है, आपको याद होगा सिन सोलिया ने सुपर स्मैश के आखिरी 1-2 मैच में बॉलिंग कराई हुई है। तो बॉलिंग के लिए वो तो तैयार तो हैं, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है। बाकी उनको टीम बॉलिंग देगी या नहीं देगी वो अभी वक्त की बात है। अभी इस ग्राउंड में क्या क्या होते हैं एक बार हम वो भी रिवाइज़ कर लेते हैं। परफॉर्मर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए जो अवेलेबल हैं, उनमें से कितने कौन कौन से क्या क्या हैं। इस ग्राउंड में इस सीज़न में 4 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है। तो उन 4 मैचेस से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऑकलैंड की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस सीज़न में। पहले अगर मैं पिछले सीज़न का जो आखिरी मैच हुआ था वो आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ, जो पिछले सीज़न का फाइनल था। ओटागो ने पहले बैटिंग करके 283 बनाया था, जिनमें से फिलिप्स,
ग्लेन फिलिप्स जो हैं इनके 3 विकेट, साथ में ये कुछ बॉलर्स हैं और इनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने वो रन चेज़ भी कर लिया था और वो भी 6 ओवर रहे थे, जिनमें से करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बेन हॉर्न ही आपको मिलेंगे और बाकी पेसर्स का ही आपको दिखेगा दबदबा है जो हमेशा यहाँ पर रहता भी है। अभी इस सीज़न के मैचेस की अगर हम बात करें तो पहला मैच है ये, ठीक है, ऑकलैंड ने बना था 246। एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, आपको पर्टिकुलर परफॉर्मर का जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ध्यान से नोटिस करो। देखो ये एक परफॉर्मर्स थे गप्टिल जो कि अवेलेबल नहीं है, रॉबर्ट ओडोनिल, विल ओडोनिल, यहाँ पर माइकल रे का 7 विकेट वो वाला था, पेसर ही ये है ये। अच्छा, ओटागो 113 पर निपट गई। राष्ट्रब्राक, सोमरवाइल, एक और प्लेयर जिनको आप कभी भी ऑकलैंड पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। मतलब बॉलिंग में तो ये काम करते ही हैं और डिस्पाइट हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है स्पिनर्स को, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अच्छा, साथ में लिस्टर और सोलिया, ऑकलैंड यहाँ पर जीतने में सक्षम हुई। अच्छा, इसके बाद से अगर हम देखेंगे ऑकलैंड यहाँ पर मैचेस हारना शुरू कर गई थी। 224 उन्होंने बनाया था। गप्टिल के यहाँ पर भी रन्स थे, अवेलेबल नहीं है, लेकिन विल ओडोनिल फिर से, राष्ट्रब्राक, पेसर्स के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट, ओटागो से ही ये मैच था लेकिन वहाँ पर वो मैच हार गए थे। और ऊपर जिनको विकेट नहीं मिला था उनको यहाँ पर विकेट मिला, सिर्फ सोमरवाइल कॉमन रह गए। अच्छा, थर्ड मैच, ऑकलैंड का बैटिंग यहाँ पर भी बहुत खास नहीं हुआ। सोलिया, विल ओडोनिल, रॉबर्ट ओडोनिल, साथ में बेन हॉर्न। पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स के भी कुछ विकेट हैं। याद रखना स्पिनर्स नंबर में कम होते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ विकेट्स मिले हुए हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, ठीक है। राष्ट्रब्राक के यहाँ पर भी 2 विकेट हैं और सोमरवाइल कंसिस्टेंट यहाँ पर परफॉर्मर आपको दिख रहे हों वो। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर भी विल ओडोनिल के रन थे, यहाँ पर भी विल ओडोनिल के रन हैं, यहाँ पर भी रन है। और आखिरी जो मैच हुआ 283 बना था, ऑकलैंड ने चेस कर लिया। लिस्टर, प्रिंगल के बॉलिंग से परफॉर्मेंस से विल ओडोनिल ने यहाँ पर भी शतक लगाया। रॉबर्ट ओडोनिल, हॉर्न, सोलिया, फिर से सेम चीज़। स्पिनर्स के यहाँ पर थोड़े से मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थे। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि ये जो वेलिंगटन की टीम थी ये वो टीम नहीं है जो सुपर स्मैश जीती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस था। मैं सब कुछ मानता हूँ लेकिन कुछ कॉमन परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है लेकिन बीच बीच में एक आध स्पिनर को आप हो सकता है दिख ले कि जो एक दो करके विकेट निकाल रहे हैं। इस सीज़न में जो मैचेस हुए हैं पर्टिकुलरली एक परफॉर्मर आपको देखने को मिल रहा है, हर मैच पे उन्होंने बनाया है, वो है विल ओडोनिल, ठीक है। और ये चीज़ सुपर स्मैश में भी कंटिन्यू हुआ है। जब जब उनको मौका मिला है आउट मतलब इस ग्राउंड पे खेलने का पूरा सही से मौका मिला है, उन्होंने हमेशा रन बनाया है। और एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा कि रॉबर्ट ओडोनिल, बेन हॉर्न, सिम सोलिया, इनके भी नाम यहाँ पे आ रहे हैं। एक और चीज़ जो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बॉलिंग जो है यहाँ पर थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने वाला रहा है ऑकलैंड की तरफ से। ये जो मैच वो जीते थे अपनी बैटिंग की वजह से जीते थे, उसके बाद यहाँ पर 255 चेस करवा दिया टीम को, सामने वाली टीम को। यहाँ पर भी 224, कोई कंपटीशन भी नहीं, चेज़ हो गया। यहाँ पर यही एक लौता मैच था जहाँ पर बॉलिंग उनकी अच्छी हुई थी इस सीज़न में इस ग्राउंड पे। मतलब ये तो सिर्फ इस ग्राउंड के ही मैचेस हैं, ओवरऑल अगर आप ओवरऑल बातें करेंगे तब भी आपको ये चीज़ दिखेगा कि बॉलिंग जो है अप टू द मार्क नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब जब अच्छा होना है तो लिस्टर का कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वो जब वो चीज़ें थे, यहाँ पर भी लिस्टर का कुछ है। तो लिस्टर जो कि पिछले सीज़न के स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे, इस सीज़न में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट नजर आ रहे हैं। मैं बुरा तो नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ मैचों में उन्होंने कमाल की भी परफॉर्मेंस करे हुए हैं लेकिन इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। और इनके इनकन्सिस्टेंसीज की वजह से ही, ठीक है, एज ए बॉलिंग साइड ऑकलैंड उतना अच्छा नहीं कर पा रही है और वो मैचेस भी जीत नहीं पा रही है, ठीक है। ये सिर्फ फोर्थ ट्रॉफी में नहीं, ये सुपर स्मैश भी कंटिन्यू हुआ था। हालांकि सुपर स्मैश में लिस्टर तो खेले नहीं थे लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ चली थी, ठीक है। तो यही चीज़ है जो हम बता सकते हैं। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ऑकलैंड की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, जो सुपर स्मैश से भी आपने मैचेस देखे हैं वहाँ से। तो ओपनिंग करेंगे सिन सोलिया और ग्रेम बेगिन। सिन सोलिया को आप ऑकलैंड के ग्राउंड पे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल के मैच में रन बना देंगे, लेकिन हाँ अगर आप 3 मैचेस देखेंगे तो 3 में से 2 मैच में तो हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ग्रेम बेगिन स्मॉल लीग में मैनेज कर पाना मुश्किल है लेकिन हाईली इनकन्सिस्टेंट है। बड़ी लीग में इनको डेफिनेटली ट्राई करना है। विल ओडोनिल मेरे लिए मस्ट हैव है, रॉबर्ट ओडोनिल मस्ट हैव है, बेन हॉर्न ये भी मेरे लिए मस्ट हैव है। ये 3 को मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। और यहाँ से 4 और ये विल सोमरवाइल 5, इन 5 को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। बाकी इनके इर्द गिर्द जो है मैं प्लेयर्स बदलते रह सकता हूँ। राष्ट्रब्राक इस स्थिति में अच्छा कर रहे हैं लेकिन क्या है कि लोग इनको इनिशियली ले रहे थे सिर्फ क्रेडिट बचाने के लिए, लेकिन बॉलिंग से भी इन्होंने अच्छा करा हुआ है, बैटिंग में भी इनको जब भी मौके मिले हैं अच्छा करा है। उसके बाद आते हैं रायन हैडिसन। इन्होंने भी इस सीज़न में 1-2 मैचेस में जो मौका मिला था उनको शुरुआत में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, ठीक है। ये याद रखना इनके बारे में।
बाकी टीम फॉर्मेशन के समय मैं आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर को कहाँ कहाँ मैच कर पाएंगे। उसके बाद बेन लिस्टर, लुई दिलपोर्ट, ओली प्रिंगल, ये कुछ ऑप्शंस हैं। स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ लिस्टर के अलावा इनमें से किसी को भी मैनेज कर पाएंगे। सेंट्रल डिश की तरफ से बात करें तो यहाँ पर तो बड़े प्लेयर्स की भरमार लगी हुई है। जॉर्ज वॉकर ओपनिंग करेंगे या पक्का है। डेन क्लीवर ओपनिंग करेंगे या नहीं ये मुझे अभी पक्का पता नहीं है। क्रिश्चियन लेपार्ड भी एक ऑप्शन है, ये भी ओपनिंग कर सकते हैं अगर टीम को खिलाती है तो। विल यंग भी ओपनिंग कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा टीम क्या करती है। लेकिन सुपर स्टार्स में क्योंकि डेन क्लीवर ओपनिंग करे थे तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो वो ओपनिंग करेंगे। उसके बाद विल यंग, रॉस टेलर, टॉम ब्रूस, जॉस क्लार्कसन, बहुत ही डिपेंडेबल एक बैटिंग लाइनअप नज़र आती है। रॉस टेलर ने आखिरी 1-2 मैच में रन भी बनाया हुआ है और वो किस लेवल के प्लेयर हैं, स्पेशली 50 ओवर की गेम। देखिए T20 में आप कुछ भी कह सकते हो कि नहीं चलिए उम्र हो चुकी है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में रॉस टेलर अलग प्लेयर है, ठीक है। और सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो भी अप टू द मार्क नहीं चल रही है। तो आज के मैच में तो मैं रॉस टेलर को नहीं छोड़ने का ही सजेशन दूंगा। कैप्टन मैच कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, लेकिन आप लेना ज़रूर इनको टीम में। और वैसे भी आपने देखा है कि इस फिक्चर में मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के रोज़ काफ़ी आते हैं। विल यंग, टॉम ब्रूस तो वैसे भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस फिक्चर में, तो इनको तो छोड़ने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। टॉम ब्रूस आप फिर भी सोच सकते हो अगर स्पेशली चेस कर रही है टीम, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में टॉम ब्रूस भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्लार्कसन स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे। अगर आपका मतलब मेमोरी सही है, आपको याद होगा कि सुपर स्मैश के पहले जो जितने मैचेस हो रहे थे फोर्थ ट्रॉफी में, जॉस क्लार्कसन स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। बैटिंग से, बॉलिंग से, हर जगह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ था, ठीक है। हालांकि सुपर स्मैश में उनका रोल थोड़ा सा बदल गया था डॉग ब्रेसवेल के आने के बाद, लेकिन अभी डॉग ब्रेसवेल नहीं है तो फिर से जॉस क्लार्कसन का इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाएगा। बेन व्हीलर एक और बहुत बड़े पंट बन सकते हैं आपके लिए। लोग हो सकता है इनको, बहुत लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे, इंजरी के चलते ही इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से हॉस्पिटल में ही बीतते हैं, लेकिन टैलेंटेड बॉलर हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे और मेरे ख्याल से एक लौते बॉलर हैं पूरे टीम में जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करवाएंगे पेसरों में से। और सामने वाली टीम में भर भर के आप देखेंगे कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो बहुत अच्छे मौका इनके लिए फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जेडन लिनॉक्स, एजाज पटेल दोनों स्पिनर हैं, दोनों ही मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही होंगे, तो दोनों ही मेरे ख्याल से खेलने चाहिए। अगर दोनों में से एक खेलते हैं तो क्रिश्चियन लेपार्ड का जगह बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही खेलने चाहिए। उसके बाद जोई फील्ड और ब्लेयर टिकनर, अगर दोनों में से एक खेलते हैं और क्रिश्चियन लेपार्ड यहाँ पर आ जाते हैं दोनों में से किसी एक के जगह पर, दोनों में से मतलब अगर कोई एक खेलेगा तो एजाज पटेल ही खेलेंगे, क्योंकि एजाज पटेल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जेडन लिनॉक्स को अगर टीम चाहे तो ड्रॉप कर भी सकती है, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा। कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं और अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी उस तरह से नोटिस में नहीं आ रहे हैं ये, लेकिन सुपर स्मैश के पूरे जो टूर्नामेंट हुआ, पूरे टूर्नामेंट के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर जेडन लिनॉक्स थे, भले ही बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने नहीं निकाला हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जेडन लिनॉक्स नहीं खेलते हैं तो आपको जॉर्ज वॉकर बॉलिंग भी करवाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स भले ही उनके अच्छे नहीं हो, लेकिन ये ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। और सामने वाली टीम की बॉलिंग भी जो है बहुत अच्छी तो नहीं हो रही है। कैप्टन मैच कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑकलैंड के होकर सोलिया और विल ओडोनेल इनके इर्द गिर्द लोग घूमेंगी अगर किसी को कैप्टन बनाना है ऑकलैंड की तरफ से तो। उसके बाद रॉबर्ट ओडोनेल, विल सोमरवाइल, इसके सिवा भी ग्रेम बेकिन का एक ऑप्शन है, टीम में रख लेना अगर बड़ी लीग में खेल रहे हो तो। छोटी लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और बेन लिस्टर, रस्टर ब्रैग, बेन लिस्टर के पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। इस सीजन में हाईली इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन जिस दिन लिया है उस दिन बंचेस में ही लिया है उन्होंने, और ये चीज़ हमने पिछले सीजन में भी नोटिस करा था। हालांकि तब वो ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नहीं थे, जो कि सीजन में वो हैं। और राष्ट्र ब्रैग थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे आपके लिए। इसके सिवा भी रायन हैरिसन का भी ऑप्शन आएगा, ये भी लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग भी लगभग 6-7 ओवर की तो देती ही है। अभी देखना पड़ेगा कितना ओवर देते हैं या नहीं, क्योंकि आखिरी जो मैच ये खेले थे फोर्थ ट्रॉफी में उनको बॉलिंग नहीं दी गई थी प्रॉपर्ली। उसके बाद सेंटर की तरफ से बात करनी जाए तो वॉकर और टेलर, वॉकर अब एक सेट कर सकते हो यूनिवर्सल कैप्टन होंगे। उसके बाद रॉस टेलर के साथ भी लोग जा सकते हैं, नाम बड़े हैं और सुपर स्मैश से भी 1-2 मैच में रन बनाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद क्लार्कसन, मैं तो अपने टीम से नहीं हटाने वाला इनको, जिस फॉर्म पे वो रहे हैं, और इनका रोल भी अलग होने वाला है। और विल यंग, इसके सिवाय क्लेवर और ब्रूस का भी ऑप्शन है। डीन क्लेवर बहुत दिनों से फॉर्म पर नहीं है, लेकिन आखिरी 1-2 मैच में थोड़ा थोड़ा करके वो रन बना रहे थे। बाकी कीपर है, उसके पॉइंट्स तो आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, तो बहुत सारे प्लेयर्स का जो है ना क्रेडिट यहाँ पे बढ़ा दिया है ड्रीम 11 ने, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है जो मुझे लगता है। अच्छा, इनिशियली जो टीम मेरे लिए होने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, हॉर्न, सोलिया, सोमरवाइल, जो 5 मैंने आपको प्लेयर्स के नाम बताए वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद विल यंग, रॉस टेलर, जॉस क्लार्कसन। क्या है कि इनको लेने के चक्कर में ना थोड़ा क्रेडिट का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो जॉस क्लार्कसन तो डेफिनेटली आपके लिए मतलब टेकेबल प्लेयर हो ही जाते हैं। अगर वो नहीं बैटिंग फर्स्ट आती है तब आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं।
जॉर्ज वार्कर और रॉस टेलर, ये दोनों 10 क्रेडिट के प्लेयर हैं। विल ओडोनेल भी 10 क्रेडिट है, लेकिन इसका तो मुझे लेना ही पड़ेगा ऑकलैंड की तरफ से। ये दोनों 10 क्रेडिट वाले प्लेयर हैं। अगर आप यहाँ पर जॉर्ज वार्कर को लेते हो तो आपके पास 8.5 क्रेडिट रहेगा। 8.5 क्रेडिट में आपके पास लेनॉक्स, जोई फील्ड, ये दोनों ऑप्शंस हैं। और यहाँ से ओली प्रिंगल, लुई डेलपोर्ट, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे जॉर्ज वार्कर को ड्रॉप कर देते हो, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अगर आप लेते हो तो आपके पास टॉम ब्रूस के लिए स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अगर पहले बैटिंग आती है तो शायद मैं ये रिस्क ले भी लूँ। स्मॉल लीग में आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जॉर्ज वार्कर यूनिवर्सल कैप्टन होंगे तो हो सकता है अचानक से इनको ड्रॉप कर देना थोड़ा सा रिस्क हो भी सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो टॉम ब्रूस को आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद आपके पास बेन लिस्टर और ब्लेयर टिकनर जैसे बॉलर्स के लिए क्रेडिट बच जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अभी अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको क्रेडिट बचाने हैं तो ऑकलैंड की बॉलिंग से क्रेडिट बचा लीजिए, क्योंकि ऑकलैंड की बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं चल रही है। रिस्क लेने वाले प्लेयर्स 2 हैं जिनका क्रेडिट हाई होगा। रॉस टेलर मुझे लगता है मैनेज कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इनको लेने के चक्कर में आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। 2 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, हाई क्रेडिट वाले प्लेयर। एक है बेन लिस्टर, दूसरे हैं जॉर्ज वार्कर। जॉर्ज वार्कर के इस फिक्सचर में अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। अगर वो 40 तक भी रन बना देते हैं तब भी मैनेज हो जाएगा, अगर बाकी प्लेयर सही से काम कर लेते हैं तो। और बेन लिस्टर जिस दिन चलते हैं बंचेस में ही लेते हैं, यही एक बात है। दोनों को तो मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता था, लेकिन क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। बेन व्हीलर को मैंने यहाँ पर लेके रखा है, 8.5 क्रेडिट में मुझे मिल भी रहे हैं, तो इसीलिए, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप जॉर्ज वार्कर और यहाँ से फील्ड या लेनॉक्स को लेकर चलते हैं तो आपके लिए बेटर कॉम्बिनेशन ही तैयार हो जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन मुझे सही भी लग रहा है, ठीक है। इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बैट्समैनों के साथ ही जाइए। जॉर्ज वार्कर यूनिवर्सल कैप्टन होंगे तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इसके सिवाय रॉस टेलर और विल यंग के भी ऑप्शंस हैं। विल यंग भी कमाल के फॉर्म पे चले हैं, ये आपने देख ही लिया है, और इनके पास एबिलिटी है तेज़ तरह रन बनाने का, ठीक है। तो ये भी एक बात है, और बहुत ही अलग हट के रहना है तो विल यंग, मुझे लगता विल ओडोनेल के मुझे लगता है काफ़ी लोग बनाएंगे भी कैप्टन वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग में भी मुझे लगता है बना सकते हैं। इसके सिवाय क्लार्कसन का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मतलब जिस तरह की टीम हम यहाँ पर बना रहे हैं उस तरह की टीम में मुझे लगता है क्लार्कसन कैप्टनसी मटेरियल तो नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर क्लार्कसन को कैप्टन बनना है तो क्लार्कसन को प्रॉपर्ली बैटिंग मिलनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर मतलब टॉप 4-5 में से 3 बैट्समैन को रख रहे हैं और जिनसे हम बड़ी इनिंग्स की भी उम्मीद रख रहे हैं तो क्लार्कसन के पास शायद बैटिंग नहीं आए, यही एक बात है। बाकी आप तो सोच ही सकते हो क्या क्या आपको करना है। ऑप्शंस की बात करें तो मुझे एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन यहाँ पर दिखा है राष्ट्रब्राग का। क्रेडिट सेवर भी आपके लिए बन सकते हैं, और लोग सोमरवाइल के ऊपर राष्ट्रब्राग को ले रहे हैं। सोमरवाइल को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा ऑकलैंड के ग्राउंड पर, लेकिन राष्ट्रब्राग थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे, याद रखना। लुई डेलपोर्ट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास रायन हरिजन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। स्पिनर में से डेरेन रेडॉस बेटर कर रहे हैं, अजय पटेल तो इंजरी से वापस आने के बाद अच्छे फॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर टॉम ब्रूस अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।